कहानी शुरू होती है कैरेबियन सागर में, जहां टॉम, उसकी पत्नी जूलिया, बेटी कैसी और बेटा बेन अपनी शानदार याट पर छुट्टियां मना रहे हैं। सब हंसते गाते खुश हैं। जूलिया तैरने के लिए पानी में कूदती है। पानी में आराम करते हुए उसे कुछ अजीब सा लगता है। आसपास कुछ दिखता नहीं तो वो सोचती है कि शायद उसका वहम है, पर कुछ ही सेकंड में वो अजीब एहसास फिर होता है। वो घबराकर याट की तरफ तैरने लगती है। अचानक कोई उसके पैर को खींचना शुरू कर देता है। वो चीखती है, पर कैसी ने हेडफोन लगाए हैं और टॉम बिन मछली पकड़ रहे हैं, इसलिए कोई सुनता नहीं। जूलिया पानी में स्ट्रगलिंग कर रही है और चिल्ला भी नहीं पा रही। थोड़ी देर बाद टॉम को लगता है कि जूलिया कहाँ है। वो ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे अपनी पत्नी पानी में खतरे में दिखती है। टॉम तुरंत बच्चों को लेता है और याट को जूलिया के पास ले जाकर पानी में कूद जाता है। वो तेजी से जूलिया के पास पहुंचता है, उसे कसकर पकड़कर याट पर वापस लाता है। सब जूलिया को दिलासा देते हैं। जूलिया को पता नहीं चला कि क्या हुआ, तो वो इसे पानी की तेज धारा मानती है। उसी रात सब बेन का जन्मदिन मनाते हैं। केक कटता है, गिफ्ट्स खुलते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वो लैपटॉप लेकर बाहर जाती है। बॉयफ्रेंड उसे दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े तूफानी बादल छा गए हैं और तभी वीडियो कॉल अटक कर फ्रीज हो जाती है। कैसी दौड़कर परिवार को बताती है। टॉम कहता है कि शायद हम तट से बहुत दूर हैं, इसलिए सिग्नल खराब है। बाहर जाकर देखते हैं तो व्हेलों का एक झुंड पास से गुजर रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, पर जब तूफान आते हैं तो ये कंफ्यूज होकर तट के बजाय तूफानों की तरफ चली जाती हैं। अचानक याट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि याट को कुछ नुकसान हुआ होगा, तो वो देखने के लिए पानी में डाइव लगाता है। कुछ सेकंड बाद टॉम अपने कंधे पर कट के साथ बाहर आता है। जूलिया टाँके लगाती है। टॉम बताता है कि उसे पीछे कुछ महसूस हुआ और जब वो पलटा तो प्रोपेलर से कट गया। वो चीज जो उसके पास तैर रही थी वो बहुत बड़ी थी, पर वो उसे देख नहीं पाया। टॉम समझ जाता है कि याट को बहुत नुकसान हुआ है, उन्हें मदद के लिए कॉल करना होगा। जूलिया रेडियो से कोशिश करती है, कैसी अपने फोन पर सिग्नल ढूंढती है, पर कोई फायदा नहीं। आखिरकार याट बंद हो जाती है और वे समंदर के बीचों बीच फंस जाते हैं। जूलिया को रेडियो पर एक आवाज तो मिलती है, पर सिर्फ अस्पष्ट शोर। टॉम कहता है कि हमारे पास 4 दिन का खाना पानी है, बस किसी मछली पकड़ने वाली नाव के गुजरने का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पास में कुछ दिखाता है और उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे बाहर भागते हैं और हैरान रह जाते हैं। कई उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर रहे हैं। एक उल्कापिंड पास के पानी में गिरता है तो टॉम याट को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही इंजन स्ट्रगलिंग करता है, एक और उल्कापिंड उसी इलाके में गिरता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। टॉम देखता है कि आग के गोले उल्कापिंड नहीं है, ये तो सैटेलाइट है। तभी बेन याट से निकलते हुए धुएं की तरफ इशारा करता है। टॉम देखता है और कंफर्म्स करता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है और वे अंदर छिप जाते हैं। वे ध्यान नहीं देते कि कंपास पागल हो रहा है। याट हिलने लगती है। बेन फिर गिर जाता है और उसे चोट लगती है। टॉम तेज हवा में बाहर जाकर लाइफ जैकेट निकाल कर लाता है। उसी पल बिजली चली जाती है। टॉम तेजी से पावर बॉक्स का बटन दबाता है। जब लाइट वापस आती है तो बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं और कैसी उल्टी करने के लिए भागती है। टॉम रेडियो पर ट्राई करता रहता है, पर कोई फायदा नहीं। अचानक एक तेज आवाज आती है और हवा और खराब हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद रखती है, पर एक हैच खुल जाती है और जल्द ही हवा खिड़कियां भी तोड़ देती है। टॉम अंधेरा छाने से पहले एक फ्लेयर जलाता है। अगली सुबह परिवार सदमे में उठता है। वे तूफान में बच गए हैं, पर याट ज्यादातर नष्ट हो चुकी है। वे बाहर जाते हैं और जो देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। दुनिया के सारे महासागर गायब हो गए हैं। उनकी याट अब सूखी जमीन पर फंसी है, जो एक रेगिस्तान जैसा दिख रहा है। सदमे में रेगिस्तान को घूरने के बाद वे सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या करें। कैसी सिग्नल ढूंढती है। बेन 2 मरे हुए केकड़ों के साथ खेलता है। टॉम कंपास देखता है और नोटिस करता है कि ध्रुव उलट गए हैं। पिछली बार ऐसा 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी टूट जाती है, उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा। वो रोती है और छिपने के लिए भागती है। टॉम और जूलिया देखते हैं कि क्या क्या बचा है। बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारों को एक चट्टान से बांध देता है ताकि किसी का ध्यान जाए। इसके बाद टॉम फिर से रेडियो पर ट्राई करता है और इस बार नाव नाम के एक पनडुब्बी के कप्तान से संपर्क होता है। नाव की पनडुब्बी भी जमीन पर फंस गई है। वो बताता है कि चुंबकीय ध्रुवों के उलट जाने से समंदर पीछे हट गया है और मुख्य भूमि जलमग्न हो गई है। नाव को कोई और बचा हुआ नहीं मिला है और ज्यादातर कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद हैं। वो कहता है कि ध्रुव फिर से उलट जाएंगे और 1 हफ्ते में समुद्र वापस आ सकता है। नाव सलाह देता है कि वे जितना हो सके उतना ऊपर चढ़ें, क्योंकि जब ऐसा होगा तो बहुत खतरा होगा।
नाव का साथी मर चुका है और पनडुब्बी में 3 लोगों के लिए जगह है। जूलिया और टॉम उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए मना लेते हैं। नाव उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि उन्हें पनडुब्बी ढूंढने में 2 या 3 दिन लगेंगे। वो कहता है कि सब सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अगली सुबह वे सामान पैक कर रहे होते हैं, तभी टॉम पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। ये एक लंगड़ाता हुआ आदमी है जिसके पास एक काम चलाऊ भाला है और एक भौंकता हुआ कुत्ता है। टॉम उसके पास जाकर उसे पानी की बोतल देता है, पर आदमी की भाषा समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो अजनबी बोतल से टॉम को मारता है और उसके चेहरे पर लात मारता है। जूलिया दौड़ती हुई आती है, पर देर हो चुकी होती है। वो आदमी पहले ही भाले से टॉम के पेट में वार कर चुका होता है। टॉम छटपटाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, आदमी उसका गला भी काट देता है। इसके बाद वो आदमी जूलिया का पीछा करता है और भाला फेंकता है, जिससे सिर्फ उसका कंधा कटता है। जूलिया तेजी से यार्ड की ओर भागकर बच्चों के पास पहुंचती है। वो बच्चों को छिपने के लिए कहती है और दरवाजे बंद कर देती है। भाई बहन सोफे के अंदर छिप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है और खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वो आदमी दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो कुछ खाना लेता है और यार्ड की तलाशी लेने लगता है। आखिरकार बाथरूम तक पहुंचता है। जूलिया दीवार में एक छेद से बाहर निकलकर बच निकलती है। आदमी बाहर देखता है, पर उसे जूलिया नहीं दिखती। पर जब जूलिया चुपके से जाने की कोशिश करती है तो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। अचानक कुत्ता जूलिया को जमीन पर गिरा देता है और जूलिया के पास चाकू से कुत्ते को मारने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। अजनबी कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर आता है और अपने कुत्ते का शरीर देखकर टूट जाता है। इस बीच जूलिया चुपके से यार्ड पर चढ़कर टूटी खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करती है, पर आदमी उसे ढूंढ लेता है और एक घूंसे से गिरा देता है। जूलिया फर्नीचर पकड़े रहती है। वो उसके बाल पकड़ता है और उसका चेहरा फर्श पर दे मारता है, फिर गला घोटने के लिए सोफे पर फेंक देता है। बच्चे ये सब देख रहे थे और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कैसी बाहर आती है और फ्लेयर गन से उस आदमी को गोली मार देती है। यार्ड में तुरंत आग फैलना शुरू हो जाती है। बच्चे बाहर भागते हैं, पर जूलिया वापस जाती है। आदमी के चेहरे पर लात मारकर निर्देशांकों वाला नक्शा और अपना बैग लेती है। बेन और कैसी अपने पिता के शरीर से चिपक जाते हैं। जूलिया भी उनसे जुड़ जाती है और वे सब आंसुओं में टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। उसी पल वो डरावना आदमी जलती हुई यार्ड से बाहर निकलता है। परिवार भागना शुरू कर देता है और यार्ड एक बड़े विस्फोट में उड़ जाती है। कुछ देर बाद वे आराम करने के लिए एक छोटे झरने पर रुकते हैं। कैसी सोचती है कि कहीं वो पागल आदमी गुब्बारों की वजह से तो नहीं आया था, जिससे बेन को अपराध बोध होता है। जूलिया उसे दिलासा देती है और आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एक छोटे तालाब पर बेन को एक हैमरहेड शार्क का मरा हुआ शरीर दिखता है। तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी उन तक पहुंचने वाला है। वे फिर भागना शुरू कर देते हैं। वे एक टीले से नीचे उतरते हैं और बहुत सारा जहरीला कचरा देखते हैं, जिसके चारों ओर उन्हें ध्यान से भागना पड़ता है। वे यात्रा जारी रखते हैं और उन्हें मरे हुए समुद्री जानवर और समंदर तल का सारा प्लास्टिक दिखता रहता है। बेन को कमजोरी महसूस होती है। वो डिहाइड्रेशन के कगार पर है। जूलिया सबको रुकने के लिए कहती है। पानी की बोतल लगभग खाली है और कैसी को एहसास होता है कि उसने ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। जूलिया उस पर चिल्लाती है, पर कैसी कहती है कि कोई फायदा नहीं, हम बचेंगे नहीं। एक लंबी बहस के बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिलता है। वे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। वे नाश्ता शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में एक पारिवारिक तस्वीर मिलती है और वो दुखी हो जाती है। कैसी पूछती है कि उसके माता पिता कैसे मिले, तो जूलिया बताती है कि कैसे टॉम उस अस्पताल में उसका मरीज बना जहां वो काम करती थी और कैसे उसने फूलों और कविता से प्यार का इजहार किया। आधी रात को कैसी बाहर जाती है। अचानक वो अजीब आदमी उसे पीछे से चौंका देता है, लेकिन जूलिया उससे पहले उस पर कूद जाती है और बेलगाम दुख और गुस्से में उसे बार बार चाकू मारती है। कैसी को गले लगाकर उसे शांत करना पड़ता है। अगली सुबह आदमी के शरीर पर पिस्सू लगे होते हैं। परिवार देखता है कि ये काटने के कई निशान हैं, मतलब इलाके में कोई जानवर छिपा है। उनके जाने के बाद केकड़ों का एक झुंड उस आदमी के मुंह से बाहर निकलता है। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी नक्शा देखने रुकती हैं, पर बेन बस चलता रहता है। वो हताश होकर एक तालाब में पीने के लिए चेहरा डुबो देता है और जूलिया तेजी से उसे खींचती है, समझाती है कि अज्ञात पानी उसे बीमार कर सकता है। बेन को चक्कर आने लगते हैं तो उन्हें बहुत सारी पुरानी कुर्सियां मिलती हैं। जूलिया और कैसी उनसे एक काम चलाऊ आश्रय बनाती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन देती है और वे रात वहीं बिताते हैं। भोर में जूलिया एक अजीब आवाज सुनकर जागती है। वो देखती है कि केकड़ों का एक झुंड करीब आ रहा है। वो बच्चों को जगाती है और वे तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। वे एक विशाल मालवाहक जहाज के पास पहुंचते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। वे देखते हैं कि 3 क्रू मेंबर अभी भी जिंदा हैं। एक महिला मदद करना चाहती है, पर दोनों आदमी मना कर देते हैं
और परिवार को बाहर रखने के लिए वे उन्हें एक कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं। केकड़े लगभग वहां पहुंच चुके होते हैं तो जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। जब वो भी चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैर को हिंसक रूप से काटना शुरू कर देते हैं। भाई बहनों को अपनी माँ को खींचकर ऊपर लाना पड़ता है। कंटेनर के किनारे पर एक छेद है और आधे केकड़े अंदर चले जाते हैं। क्रू मेंबर गोलीबारी शुरू करते हैं पर केकड़े बहुत ज्यादा हैं। जल्द ही केकड़े उन पर हावी हो जाते हैं और 2 वर्कर्स को मार देते हैं। आखिरी आदमी छत के छेद तक पहुंचता है पर केकड़े उसे भी खींचकर मार देते हैं। इसके बाद जूलिया अपने पैर की चोट पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो रेगिस्तानी तूफान में जागती है और खुद को अकेला पाती है। वो बच्चों को ढूंढने के लिए नीचे आती है और मृत महिला की बंदूक उठा लेती है। कैसी भागकर वापस आती है, बताती है कि वे मदद ढूंढने गए थे पर कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें बेन मिलता है जिसने एक खुला कंटेनर ढूंढ लिया है जहां वे तूफान खत्म होने तक आराम कर सकते हैं। जूलिया टॉम के लाइटर का उपयोग करके घावों को जलाकर दागती है। तूफान खत्म होने पर उन्हें एक और कंटेनर में बहुत सारी पानी की बोतलें मिलती हैं। वे शवों की जांच करते हैं और उन्हें एक रेडियो और एक और बंदूक मिलती है। जूलिया नाव को कॉल करती है, बताती है कि नक्शा खो गया है। नाव बताता है कि उस पर भी आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया है। नाव परिवार को जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि समुद्र उम्मीद से ज्यादा तेज वापस आएगा। उनके पास कुछ ही घंटे हैं। वो एक फ्लेयर शूट करता है और परिवार उस दिशा में चलना शुरू कर देता है। एक लंबी यात्रा के बाद उन्हें पनडुब्बी पास में दिखती है पर वहां तक पहुंचने के लिए एक विशाल चट्टान निर्माण को पार करना होगा। जैसे ही वे अपना रास्ता बनाते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और चट्टानें गिरने लगती हैं, जिससे एक विशाल चट्टान खिसकना शुरू हो जाता है। जूलिया बच्चों को समय पर हटा देती है और खुद कुचले जाने से बचने के लिए पीछे हट जाती है। अब चट्टान की दीवार रास्ते को रोक रही है। जूलिया बच्चों को उसके बिना आगे बढ़ने के लिए कहती है पर कैसी मना कर देती है। एक बहस और बहुत चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में बच्चों को ढूंढ लेगी। एक अनिच्छुक कैसी अपने भाई को खींचकर पनडुब्बी की ओर ले जाती है। बच्चे पनडुब्बी की ओर भागते हैं पर नाव को बाहर खून बहता हुआ पाते हैं। वो बताता है कि उसके लिए सब खत्म है, अब बच्चे पनडुब्बी ले सकते हैं। कैसी को एहसास होता है कि उनके पास एक अतिरिक्त जगह होगी, इसलिए वो अपनी माँ को खोजने के लिए दौड़कर वापस जाती है। इस बीच जूलिया केकड़ों को आते देखकर हैरान रह जाती है और गोलीबारी शुरू कर देती है। झुंड बहुत बड़ा है, वो सबसे नहीं लड़ सकती। उसी पल कैसी चट्टान के ऊपर दिखती है और अपना हाथ बढ़ाती है। जूलिया अपने जख्मी पैर के साथ तेजी से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और वे एक साथ पनडुब्बी की ओर भागते हैं। बेन पहले से ही छत पर खड़ा है और गोलीबारी शुरू कर देता है ताकि केकड़ों का ध्यान भटके। केकड़ों को नाव का शरीर मिलता है और वे तुरंत उस पर दावत करना शुरू कर देते हैं। जूलिया बंदूक लेती है और गोलीबारी जारी रखती है और बच्चों को अंदर जाने के लिए कहती है। अंदर जाकर उसे एहसास होता है कि गोलियां खत्म हो गई हैं और बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। वे हैच को ठीक से बंद करते हैं और खिड़कियों पर पनडुब्बी को घेरे हुए केकड़ों को देखते हैं। उसी पल महासागर आखिरकार वापस आता है। तीनों अपनी सीटों पर दौड़ते हैं, बेल्ट लगाते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। उग्र लहरें पनडुब्बी से टकराती हैं और इसे चारों ओर फेंकना शुरू कर देती हैं। कैसी उल्टी करती है। जल्द ही वो तेज आवाज वापस आती है और परिवार को बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे जागते हैं। वे खुश हैं कि वे जिंदा हैं। वे हैच खोलते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि लहरों ने पनडुब्बी को एक नष्ट हुए शहर में गिरा दिया है। इसका मतलब है कि बचने और फिर से निर्माण करने की उम्मीद है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।